नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 9 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। जो संडेज़ के न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है, इसलिए हम संडेज़ को सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ के साथ। DRDO ने एक एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप करी है। इस ड्रग का नाम क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में 2DG बोलते हैं। अब ये जो ड्रग है ना, ये न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज इन मास और इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद ने DRDO के साथ कोलैबोरेशन करके एक साथ डेवलप करी है। तो ये 2 से 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अब ये जो ड्रग है ना, ये बहुत ईजिली प्रोड्यूस हो जाएगी इंडिया में, और इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे अभी आपको पता होगा कभी काफ़ी सारी मेडिसिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं। तो जो ये ड्रग है इसकी बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है, ऐसा DRDO ने कहा है। ये प्लेंटी में प्रोड्यूस भी हो जाएगी। तो डेफिनेट सी बात है, DRDO काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और हम ये पता है हमें कि DRDO सिर्फ ड्रग्स नहीं, ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी DRDO ने प्रोड्यूस किए हैं। जैसे आपको पता होगा PPE किट्स, रीयूजेबल PPE किट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। इनफैक्ट अभी वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस कोविड की जो पूरी फाइट है ना, इसमें DRDO भी काफ़ी अच्छा योगदान अपना दे रहा है और रिजल्ट्स भी सच में सामने आ रहे हैं। बात की जाए इस ड्रग की, तो ये ड्रग एक पाउडर के फॉर्म में आता है, जिसको आप कह सकते हैं पानी में डिज़ोल्व करके आपको लेना पड़ता है। आप इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो जैसे आपको पता होगा कि जब शुरुआत में रेमडेसिविर और फेविपिराविर का इंट्रोडक्शन हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी मतलब उतना पता नहीं था कि ये ड्रग कितना हेल्प करती है। लेकिन आज की डेट में आपको भी पता है कि रेमडेसिविर कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होने लग गई है। अब लेकिन ये ड्रग की तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये इमरजेंसी यूज़ के लिए लॉन्च हुआ ही है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, अगर DRDO ने किया है तो सही डायरेक्शन में ही चीज़ें जाएंगी। ये वाला आर्टिकल मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उन पे जो अभी असैसिनेशन का यानी जो जानलेवा हमला उन पे हुआ है, यहाँ पर उसकी बात की गई है। जब उनके घर के बाहर जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, एक IED का ब्लास्ट हुआ जिसमें उनको इंजरी भी हुई। ऑल्दो अभी तो वो सही हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हम कह सकते हैं कि उन पे जो जानलेवा हमला था, ये असैसिनेशन अटैक जो था, ये फेल हो गया। और फेल होना भी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी इनोसेंट इंसान को इस तरीके से क्यों मारा जाए। और इनोसेंसी भी देखिए, मैं इनोसेंस का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि उन्होंने हमेशा स्टैंड जो है सही चीज़ के लिए लिया। यहाँ पर ऐसा पुलिस कह रही है और जितने भी उनके रिसर्च डिपार्टमेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के तहत हुआ है। यानी जो लोग उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी जो इस टाइप की चीज़ें, जो गलत चीज़ें हैं ना रिलीजन में, उनको मिटाती होंगी, जो रिलीजियस डिवाइड को मिटाती होंगी। तो उन सब जो चीज़ें उन्होंने करी, तो कोई सेक्शन ऐसा होगा सोसाइटी का जो उनसे नाराज़ होगा, तो इसलिए उन पे ये अटैक किया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED जो है वो यूज़ करके उन पे अटैक किया। उनको मल्टीपल इंजरीज तो हुई, लेकिन वो इससे सर्वाइव कर गए और वो अभी हॉस्पिटल में सही हैं। ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है। देखो कि दिखाया जा रहा है किस तरीके से एक आदमी जो है अपना मॉस्क में प्रे कर रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इजरायली पुलिस जो है वो मॉस्क पर अटैक कर रही है। देखिए करीब करीब 160 लोग जो हैं वो इंजर हो गए, और एक तरीके से रायट्स हुए इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच में। कहाँ पर? अल अक्सा मॉस्क, ये कहाँ? जेरूसलम में लोकेटेड है। अभी इसमें क्या हुआ ना कि पैलेस्टीनियंस ने स्टोन्स, आप कह सकते हैं फायरवर्क्स, बॉटल्स फेंके इन इजरायली पुलिस वालों पे, और उन्होंने बदले में रबर बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स उन पे फायर करे। स्टन ग्रेनेड्स आपको पता है वो ऐसा होता है ना कि मतलब उसके फेंकते ही सब धुंधला हो जाता है, एक तरीके का फॉग जैसा क्रिएट हो जाता है और दिखाई नहीं देता आर पार कि कौन खड़ा है। अब ये रबर बुलेट्स तो खैर मतलब माइनर डैमेज करने के लिए ही फायर की गई थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से क्लैशेस जो हैं इरप्ट कर रहे हैं आपस के। हम देख सकते हैं इजरायली पुलिस और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है। अब पैलेस्टीनियन जो लोग हैं ना, वो इजरायली पुलिस के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इजराइल वाले जो है ना वो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनकी खुद सिटी के अंदर। अभी क्या रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है, और लास्ट मंथ की प्रेयर्स बची हैं। अब उन पीसफुल प्रेयर्स में इजरायली पुलिस जब इन पर अटैक कर रही है तो वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, क्योंकि एक तरीके से उनके रिलीजियस प्लेयर्स को हार्म किया जा रहा है। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ, UAE है जिसने अभी अभी कुछ टाइम पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है, टर्की है, पाकिस्तान है, इन सब ने
जो अभी इसराइल ने किया इस चीज़ के वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, उन्होंने इसको अपोज़ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसराइल ने अभी किया अल अक्सा मॉस्क में ये बिल्कुल ही गलत था और इसराइल को इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर जो लास्ट प्रेयर थी रमज़ान की, जो फ्राइडे को थी, उसके जब वो हो रही थी तब क्लैश इरप्ट हुए। अब देखते हैं आगे जाके क्या इसराइल इस चीज़ की माफ़ी मांगता है या अपने ही स्टांस पे अड़ा रहता है, ये तो हम आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ ये गलत था, क्योंकि किसी को भी ऐसे पीसफुल प्रेयर्स में, रीजनल प्रेयर्स में जाके इस तरीके से मारना बहुत गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दुखद न्यूज़ है कि अफ़गान स्कूल में, यानी स्कूल में जो एक गर्ल्स स्कूल था बेसिकली, वहाँ पर क्या किया, अटैक हुआ जिसमें 30 लोगों की जानें चली गई और 52 लोग जो हैं इंजर्ड हैं और उसमें स्टूडेंट्स भी हैं। देखिए सबसे बुरी बात क्या है ना, स्कूल चिल्ड्रंस को टारगेट करना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपसी मतभेद हो सरकार के साथ, ठीक है, चाहे वो किसी किले के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो अगर स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है ना, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो इनोसेंट हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें टारगेट किया जा रहा है। वही अफगानिस्तान में भी हुआ। काबुल में क्या हुआ ना, शिया हज़ारा कम्युनिटी का जो स्कूल था, मतलब स्कूल वो नहीं था, लेकिन वो जो जहाँ पर स्कूल लोकेटेड था वो पूरा एरिया शिया हज़ारा कम्युनिटी से भरा हुआ था। तो वहाँ पर उनसे बदला लेने के लिए स्कूल पर अटैक किया गया और 30 लोगों की जान चली गई। ये वेस्ट काबुल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अटैक किया है ना, ये सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने ये अटैक किया है। अब देखिए हम ये देख सकते हैं कि ये एक रिलीजन में के जो दो अलग अलग तख्ते हैं, शियाज और सुन्नीज, उनके बीच के आपसी जो मतभेद हैं उसके लिए ये जो अटैक हुआ ये किया गया। और इस अटैक की कीमत किसको चुकानी पड़ी? चिल्ड्रन को, बच्चों को चुकानी पड़ी, जो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपस में कोई मतभेद हैं तो वो टॉक्स के थ्रू या किसी डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी मिलिटेंसी करना ये तो बहुत गलत बात है। और आखिर में अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यही हो रहा है कि तालिबान को भी ब्लेम किया जा रहा है कि जो भी अटैक हुआ है। अब देखते हैं क्या सच में इसके पीछे तालिबान है, या अब आगे ही पता चलेगा। अब हमें कुछ क्लियर कह नहीं सकते, बट बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कंडीशन जो है ख़राब चल रही है वहाँ पर। ये न्यूज़ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है, किस तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने रिलॉन्च करे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के टॉक्स, जो पहले भी एक बार हुए थे लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये सक्सेसफुल नहीं थे। बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2013 में एक बार इसकी बात चली थी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंगेज करना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या था? बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। देखिए अब एग्जाम में मान लीजिए ये चीज़ आती है कि बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किन किन के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में है, ठीक है। तो अब देखिए ये बात इनिशियली 2013 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये सस्पेंड हो गई थी, लेकिन आज इनको दोबारा रिवाइव करके पूरा कर लिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरैक्ट किया वर्चुअली किसके साथ? यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल प्रेसिडेंट हैं, कौन? चार्ल्स माइकल। इनके साथ इन्होंने बातचीत करी वर्चुअली, क्योंकि अभी तो कोविड है तो वर्चुअली ही करनी पड़ेगी, और इसमें इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी और उसी के साथ साथ कोविड के रिकवरी प्लान्स क्या क्या होंगे इंडिया के, उसके बारे में डिस्कशन किया। वैक्सीन में कैसे कोऑपरेशन होगा उसके बारे में भी डिस्कस किया। अब आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये आर्टिकल, जो कल का एडिटोरियल था, जहाँ पर आपको याद है हमने पेटेंट वेवर की बात की थी, उससे भी रिलेटेड है। देखिए आपको थोड़ी सी हिपोक्रेसी का लेवल भी इसमें दिखाई देगा यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोविड रिकवरी प्लान और वैक्सीन कोऑपरेशन की तो बात हुई, उसके साथ ही साथ ये भी बात हुई कि आगे जाके किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूरोपियन यूनियन और इंडिया कोऑर्डिनेट करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने 150 मिलियन का एक तरीके से ग्रांट यूरोपियन यूनियन से भी उसको भी साइन किया गया है यहाँ पर। ये तो बेसिकली आप कह सकते हैं कोऑपरेशंस जो कोरोना के बाद या उस पॉइंट ऑफ टाइम में होंगे, ठीक है। और जो ये 150 मिलियन का ग्रांट आप कह सकते हैं, ये पुणे रेल मेट्रो जो है उसके लिए लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना इंडिया के, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट कह सकते हैं या लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फंड किए गए हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था पेटेंट वेवर, उसकी बात यहाँ पर दोबारा आ गई, क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि पेटेंट वेवर दिया जाना चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज़ भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकें। लेकिन यहाँ पर यही बात हुई,
जब यहाँ पर पेटेंट वेवर की दोबारा बात लाई गई तो यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को सपोर्ट करने से मना कर दिया। देखिए अब यहाँ पर वही चीज़ है ना, एक साइड से ये कहते हैं कि हम वैक्सीन कोऑपरेशन करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, वहीं पर दूसरी साइड अगर पेटेंट वेवर की बात करो तो यहाँ पर ये भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार, कभी तुम हाँ बोलते हो फिर कभी तुम ना बोल देते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ करी, इन्होंने इस चीज़ को दोबारा मना कर दिया। यानी अल्टीमेटली वही बात है ना, दिमाग में इनके क्या है, प्रॉफिट, ये ह्यूमैनिटी को ना देख के प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर और किन चीज़ों पे बात हुई। इन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि जितने भी SARS-CoV-2 के वैक्सीन्स हैं और उसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ उनकी सप्लाई भी एनहेंस होती रहे, ठीक है। लेकिन अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसका एक सल्यूशन होता है। अगर इन्होंने मना किया है हमें पेटेंट वेवर देने से तो उसके पीछे रीज़न क्या है और हम क्या कर सकते हैं या इसका सल्यूशन क्या हो सकता है कि दोनों साइड एक कॉमन पॉइंट पर अराइव करें। तो जब उनसे वो चीज़ पूछी गई कि वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं पेटेंट वेवर देने में, तो उन्होंने कोई ऐसा प्रॉपर रीज़न दिया नहीं। जैसे आपको कल के एडिटोरियल में मैंने बताया था ना, जब पेटेंट वेवर ना देने के रीज़न पूछे गए तो उन्होंने फालतू के रीजंस दिए कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, लो इनकम कंट्रीज़ में लेबर कॉस्ट कम होती है तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, इस टाइप के बेहुदा रीजंस उन्होंने दिए। सेम चीज़ यहाँ भी हुई। इंडिया और साउथ अफ्रीका जो थे वो WTO में इसके सपोर्ट में थे, लेकिन बाकी सारे जितने भी मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के वो इसके सपोर्ट में नहीं थे। जैसे मैंने आपको कल बताया कि WTO में वोटिंग के थ्रू चीज़ें नहीं चलती हैं, यहाँ पर चीज़ें कंसेंसस के थ्रू चलती हैं, सहमति के थ्रू चलती हैं, ठीक है। लेकिन अब कंसेंसस यहाँ तो पूरा मिल नहीं पाया क्योंकि एक साइड पे इंडिया और साउथ अफ्रीका, दूसरे साइड पर 28 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़। तो इस टाइप से चीज़ें नहीं चल पाती है ना, तो दोबारा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया हमारा पेटेंट वेवर मांगना, ठीक है। लेकिन अब देखिए बात यह है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक मतलब बहुत क्रूशियल हो जाता है ये चीज़, अगर हमें पेटेंट वेवर चाहिए और वैक्सीन बनानी है तो WTO से ये सब चीज़ें हमें करवानी ही पड़ेंगी। लेकिन अब क्या करें, कंट्रीज़ हमारे सपोर्ट में आ ही नहीं रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने किस चीज़ पे एग्री किया, ये तो चलो खैर बात की चीज़ हो गई, क्योंकि जो हमारी मेन चीज़ थी क्या, पेटेंट वेवर्स, वो तो हमें मिल नहीं पाया। तो खैर अब मीटिंग्स में और बातें करनी थी तो कर ही लो। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया कि वो बैलेंस्ड एम्बिशियस कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत लंबा नाम है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के एक एग्रीमेंट पे बात करी है जो आगे आने वाले जो ट्रेड चैलेंजेस हैं उन पे फोकस करेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब एक तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल तब हो गई, कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं ओपिनियन में डिफरेंस तब हो गया जब ये बात छिड़ी कि एक बार इंडिया ने 2015 के आसपास काफ़ी सारे टैरिफ्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है उनको बहुत रेजिस्टेंस मिली, वो ट्रेड नहीं कर पाए किस चीज़ में, वाइन, डेयरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इन सब चीज़ में। अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से खैर ठीक है कि इंडिया ने बहुत टैरिफ्स लगाए थे, लेकिन अगर हम डेयरी सेक्टर में टैरिफ्स नहीं लगाएंगे तो जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ये हमारी कंट्री को ओवरफ्लड कर देंगी। ओवरफ्लड इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड अपना 90% डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सपोर्ट करता है और इंडिया जो है डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन खुद ही इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी कंट्री पॉपुलेशन को फीड करते रह जाते हैं। तो अगर हम इस ट्रेड में अगर हम टैरिफ्स कम कर दें तो जब बाहर के डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आएंगे तो हमारे खुद की कंट्री के जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं डेयरी सेक्टर प्रोडक्शन में, उनको बहुत लॉस होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई और डिमांड का एक कर्व होता है ना, कि अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर उसका क्या होगा कि प्राइसेस भी कम होने लग जाएंगे। और तो और प्राइसेस तो छोड़ो, अगर मान लीजिए ये हमें एक्सपोर्ट बहुत चीप दाम पे करते हैं तो सिंपल सी बात है हमारे इंडियन फार्मर्स को भी अपने दाम कम करने पड़ेंगे, जो दोबारा उनको लॉस में डालेगा। यही तो रीज़न था कि हमने RCEP एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ठीक है। तो अब वही बात यहाँ पर दोबारा आ जाती है कि हम ऑटोमोटिव पार्ट्स, हमारी खुद की कंट्री के इक्विपमेंट कंपनी जैसे टाटा हो गया, मारुति हो गया, इनको हम क्यों लॉस में डालें अगर हम इस टाइप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देंगे। तो हम इन सेक्टर्स में साइन नहीं कर सकते, और वही चीज़ यूरोपियन यूनियन कह भी रहा है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का रेजिस्टेंस किस चीज़ पर था, इंडियन प्रोफेशनल्स, यानी इंडिया के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, कोई IT सेक्टर के होंगे, कोई कॉमर्स सेक्टर के होंगे, इस टाइप के जितने भी लोग जिनको वीज़ा ग्रांट किया जाना होता है ना, उनको वीज़ा उतने अच्छे से ग्रांट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन उस चीज़ पे अपना खड़ा था कि हम लोग वीज़ा इतनी आसानी से ग्रांट नहीं करेंगे, और इंडिया जो है टैरिफ्स पे अटका हुआ था। तो
तो यहाँ पर एक आपसी मतभेद था, दोनों एक कॉमन एग्रीमेंट पे आ नहीं पा रहे थे, तो वही बात इन्होंने दोबारा यहाँ पर छेड़ दी। खैर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स रीलॉन्च हो गई हैं और कुछ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पे साइन इन भी किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड इसमें होती हैं। केन एनर्जी के साथ जो हमारा आपस में एक डिफरेंस था किस चीज़ में, टैक्स को लेके। अब केन एनर्जी ना एक यूके की कंपनी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ। ये 2006-07 के आसपास ये इंडिया में आए और इन्होंने अपने, आप कह सकते हैं जो जितने भी ट्रांसफ़र्स थे कंपनी के, आप डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, और इस टाइप की चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है ना, जब एक कंपनी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो जब इन्होंने उन चीज़ों को ट्रांसफ़र किया तो इन्होंने हमारे जो टैक्स के रूल्स थे उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया उसे कि ये उसे फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब इंडिया ने करीब करीब इसमें शायद 25,400 करोड़ या 28,400 करोड़ ऐसा ही कुछ इसमें फिगर है, तो इतना इनके ऊपर टैक्स लगाया कि मतलब इतना टैक्स इनको देना था इंडिया के ऊपर, इंडिया को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टैक्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया था। तो अब ये कंपनी जो है अड़ गई अपनी बात पे कि नहीं, जो आप कर रहे हो, इंडिया जो कर रही है वो गलत है, ऐसे तो रूल्स थे ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे रूल्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो एसेट्स हैं उनको हम सीज़ किया जाएगा। ऐसा कर के फिर ये कंपनी जो है, इन्होंने अपने एसेट्स को तो हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बेचा। इनके अकॉर्डिंग जो इनको लॉस हुआ, इन्होंने क्या किया, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फाइल कर दिया केस, जो हेग में लोकेटेड है, नीदरलैंड्स में आप कह सकते हैं, वहाँ लोकेटेड है। तो वहाँ पर जब एक केस फाइल हुआ, तो अब केन एनर्जी ये केस जीत गई, ठीक है। तो अब केन एनर्जी क्या कह रही है कि अगर इंडिया केन एनर्जी को उनके जितने भी उन्होंने लॉस किया है, इंडिया ने ये कहते हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर का लॉस केन एनर्जी को किया है, तो अगर इंडिया ये रीपे बैक नहीं करती है इंटरेस्ट के साथ, तो केन एनर्जी इंटरनेशनल एसेट्स जो है इंडिया के, इंटरनेशनल इंडियन एसेट्स हैं इंडिया के, जो उनको सीज कर लेगी। अब एसेट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार एसेट्स में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट ने अभी जितने भी पीएसबी है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो बैंक्स जिनकी ब्रांचेस फॉरेन में होती हैं, उन बैंक्स के ब्रांचेस को ये अलर्ट कर दिया है कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि केन एनर्जी कभी भी उनके एसेट्स को सीज करने का एक अटेम्प्ट कर सकती है। तो वो इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जितने भी बैंक्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि केन एनर्जी ने सिंपल सी बात है ये कह रखा है कि वो इंडियन एसेट्स को जो अब्रॉड में हैं उनको सीज करेगा जब तक उसका 1.2 बिलियन डॉलर्स प्लस इंटरेस्ट का लोन जो है, वो लोन तो नहीं आप कह सकते हैं, जो इंडिया ने केन एनर्जी को पे करना है, जब तक वो चीज़ रिकवर नहीं हो जाती तब तक वो हमारे एसेट्स को सीज करते रहेंगे। अब बात यह है कि केन एनर्जी की नज़रों में यूएस और यूके में जो जितने भी इंडिया के एसेट्स हैं वो एक बहुत ईजी टारगेट रहेंगे उनके लिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट होता है तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी पीएसबी इसको गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अवेयर रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट कोई लीगल रिकॉर्ड्स यानी कोई सही रास्ता लेके इन सब एसेट्स का जो टेकन ओवर है यानी इन सब एसेट्स को कैप्चर करना, इस चीज़ को रोकेगी एक लीगल डायरेक्शन में। हम देखते हैं क्या इन सब चीज़ों में होता है आगे जाके डेवलपमेंट्स। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिनोफार्म वैक्सीन ये किस कंट्री की है, तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स में तो आप लिखेंगे कि ये चाइना की वैक्सीन है, क्योंकि सिनोफार्म पहली चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको WHO का अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है। अब ये भी एक 2 डोज वैक्सीन है। जैसे आपको अभी इंडिया में पता होगा ना, करेंटली जो वैक्सीन हमें लग रही है वो 2 डोजेज में लग रही है, ठीक है। पहले तो पहली वैक्सीन लगेगी, उसके बाद 28 से 42 डे के गैप में दूसरी वैक्सीन भी लग जाएगी, तो हम भी 2 डोज वैक्सीन में चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ये भी एक 2 डोज की वैक्सीन है। अब WHO ने इससे पहले कितनी कंपनीज को इमरजेंसी यूज़ के लिए ग्रांट दिया है, वो है फाइज़र, बायोएनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, और ये सारी वैक्सीन जो है ना इंडिया और साउथ कोरिया में मिलके प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सिनोफार्म जो है ना बीजिंग की कोविड-19 वैक्सीन है और ये 6th वैक्सीन ऐसी होगी जिसको WHO का वैलिडेशन मिल चुका है। इस वैक्सीन की अगर एफिशिएंसी की बात करो तो ये 79% बता तो रहे हैं, अब पता नहीं कितनी है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड। अब खैर WHO ने अप्रूवल दिया है तो सही ही होगी। यहाँ पर एक न्यूज़ है हमारी इंडियन डिफेंस एसेट्स के रिगार्डिंग, जो INS विक्रमादित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारे पास अभी है, उस पर एक माइनर आग लग गई है, ठीक है। अब ये न्यूज़ ये नहीं है कि आग लग गई है,
इसमें छोटे मोटे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। INS विक्रमादित्य ने जो हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमने रशिया से 2013 में परचेज किया था, और उसको हमने अपने जो इंडिया के लेजेंडरी एम्परर थे विक्रमादित्य, उनके नाम पे उसे रखा गया है। अब ये बाकू में, जो अजरबैजान की राजधानी है, वहाँ पर बिल्ड किया गया था और 1987 में रशिया ने कमीशन इसको किया था। उसके बाद उन्होंने इसको 2006 में डीकमीशन भी कर दिया। उसके बाद हमने इसे खरीद लिया, ठीक है। अभी अगर करंट की बात बताऊं तो इंडिया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पे वर्क कर रहा है जो है INS विशाल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो होने चाहिए और इंडियन नेवी डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क कर रही है, और देखते हैं आगे जाके कितने टाइम में ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनकर तैयार होते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में किसी को भी एडमिट करना है या किसी को भी एडमिशन लेना है किसी भी बीमारी के लिए, तो पॉजिटिव कोविड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं रह गया है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि कई हॉस्पिटल जो है ना पेशेंट को रिफ्यूज़ कर रहे हैं जब तक उनके पास टेस्ट ना हो। तो अब ये सब चीज़ नहीं होंगी, कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन आती है। अगर हम इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करें तो अभी हमारा ट्रेड इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी टॉप पे ही चल रहा है। अप्रैल और मई की बात करो अभी की, तो जितने भी हमने कोविड इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों, चाहे वेंटिलेटर्स हों, चाहे मास्क हों, चाहे मेडिसिन हो, वो सब बिल्कुल टॉप पे उनका ट्रेड चाइना के साथ चल रहा है। हमने 40,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मंगा रखे हैं, जिसमें से 21,000 तो अब तक चाइना डिलीवर कर चुका है। उसके साथ ही साथ 5,000 वेंटिलेटर्स भी मंगाए गए हैं, 21 मिलियन फेस मास्क, उसके साथ साथ 3,800 टन मेडिसिन हमने मंगा रखी हैं। देखिए इतना ज़्यादा ट्रेड अभी भी हो रहा है। खैर क्या कहें, एक कहावत है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी हम फुली डेवलप नहीं है ना कि हम इन सब चीज़ों को खुद प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए हमें अपने दुश्मन के साथ ही डील करना पड़ रहा है। अगर इस ईयर की बात करो तो अगर ट्रेड की बात करो तो 134% ट्रेड इंक्रीज हुआ है, ऐसा चाइना खुद कहता है, और उनने नेट प्रॉफिट $278 मिलियन का किया है अप्रैल में, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर एक दूसरी कंपनी की बात करूँ, अलग अलग कंपनीज का डेटा है, तो दूसरी कंपनी बोल रही है कि उसमें 86% का जंप हुआ है ट्रेड में, और उन्होंने एक रेवेन्यू बनाया है किस चीज़ का, जो जितना भी ये मेडिकल इक्विपमेंट है इससे उनको $355 मिलियन का रेवेन्यू टोटल जनरेट उन्होंने किया है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड जो है अभी भी बरकरार है। अब देखते हैं फ्यूचर में कितने टाइम में हम उनके साथ ट्रेड 100% कट कर पाएंगे। खैर अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी क्राइसिस ही इतना हाई चल रहा है। तो हमने आज डिस्कस करे काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।